हेलो गाइस, सो ये लेक्चर नंबर 57 है फ्रॉम चैप्टर 9 एच.सी. वर्मा विच इज सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन। और ये 8 लेक्चर है ऑन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स और इस लेक्चर में हम 38, 39 एंड 40 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गाइस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। ये कुछ ऐसा है दैट 2 फ्रेंड्स A and B each weighing 40 kg are sitting on a frictionless platform some distance d apart। मतलब एक सोचो कोई ऐसा फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म है हमारे पास जस्ट लाइक दिस, और उस पर कोई ऐसा A एंड B यहाँ पे बैठे हुए 2 पर्सन है। दिस इज A एंड दिस इज B, और इनकी जो वेट है दैट इज़ 40 kg है। इसकी भी 40 kg है और B की भी 40 kg है। ऐसा कुछ गिवन है क्वेश्चन में। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज बेसिकली फ्रिक्शनलेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू A एंड B इज बेसिकली दिस स्मॉल d। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन दैट A रोल्स अ बॉल ऑफ मास 4 kg। A ने मास 4 kg के बॉल को रोल किया ऑन द प्लेटफॉर्म टूवर्ड्स B, विच B कैचेज। मतलब यहाँ से B पे फेंका और B ये कैच कर लिया दिस बॉल ऑफ मास 4 kg। देन B रोल्स द बॉल टूवर्ड्स A एंड A कैचेज इट। उसके बाद B ने रोल किया और फिर A कैच किया। ऐसा मतलब पहले A to B देन B to A लाइक दैट। कह रहा है द बॉल कीप्स ऑन मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में बॉल को ऐसे ही मूव कराया गया। पहले A B को फेंका फिर B A को फेंका लाइक दिस बैक एंड फोर्थ। उसके बाद कह रहा है द बॉल हैज अ फिक्स स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड ऑन द प्लेटफॉर्म। जो बॉल की स्पीड है प्लेटफॉर्म पे वो फिक्स्ड है, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकंड विच इज बेसिकली फिक्स्ड। इसको कोई चेंज नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर A है फाइंड द स्पीड ऑफ A आफ्टर ही रोल्स द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। जब A ने पहली बार बॉल को रोल किया टुवर्ड्स B तो A की स्पीड क्या हो गई उसके बाद। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, मतलब वाई दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्क्ड। क्योंकि अगर आप बॉल और A को या बॉल या B को या बॉल A और B तीनों कोई सिस्टम मानोगे तो कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो अगर आप A और बॉल को फर्स्ट सिनेरियो में देख रहे हो एज पर द क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर A जिस ढंग से पूछा हुआ है तो उस ढंग से अगर आप बॉल और A को एक सिस्टम मानोगे तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो कि हमें दिख रहा है। तो क्या होगा जब A बॉल फेंकेगा राइट में कि वो B तक जाए और वो वेलोसिटी कितने से फेंकेगा, 5 मीटर्स पर सेकंड से फेंकेगा, तो A को एक्चुअली रिकॉइल करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन दैट A की स्पीड क्या होगी आफ्टर ही रोल्स द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको समझना होगा कि A की स्पीड चेंज क्यों होगी। मतलब इनिशियली A और B दोनों रेस्ट पे, बॉल भी रेस्ट पे, अपन तीनों चीज़ रेस्ट पे स्टार्टिंग में। तो जैसे ही बॉल को फेंका गया टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स B तो A की वेलोसिटी भी चेंज होगी क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ऐसा पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो आप कैसे निकालोगे इसको। इनिशियली क्या है, लीनियर मोमेंटम 0 है बेसिकली दोनों सिस्टम का। तो यहाँ पे मैं A और बॉल को सिस्टम ले रहा हूँ इन दिस केस, मतलब A और बॉल को सिस्टम ले रहा हूँ जब A फेंक रहा है टुवर्ड्स B बॉल को, तो वहाँ पे 0 ले रहा हूँ मैं इन दोनों सिस्टम का एक्चुअली लीनियर मोमेंटम बिकॉज इनिशियली दोनों रेस्ट पे। उसके बाद क्या हुआ, बॉल को राइट में फेंका गया तो मैं राइट जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ और लेफ्ट जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ। तो राइट में बॉल को फेंका गया, बॉल का मास है 4, वेलोसिटी कितना है +5 क्योंकि राइट में फेंका गया, प्लस ये देखो A का जो मास है दैट इज 40 kg और हमें वेलोसिटी V निकालनी है A की। तो यहाँ से देखो तो ये लेफ्ट में आएगा दैट इज -5 × 4/40 दैट इज इक्वल्स टू V। 4 × 10 इज एंड दिस 5 × 2 तो दैट इज़ V कितना आ गया हमारे पास, -0.5 मीटर्स पर सेकंड आ गया हमारे पास V। तो इतने से बेसिकली रिकॉइल करेगा A। जैसे ही A फेंकेगा बॉल को आगे B की तरफ तो A खुद पीछे जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकंड। ये आया A का आंसर। दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ A। B क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ A आफ्टर ही कैचेस द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी देखो A से बॉल को फेंका गया टुवर्ड्स B, फिर B फेंकेगा बॉल को टुवर्ड्स A, तो A कैच करेगा उस बॉल को। तो जब कैच करेगा A उस बॉल को तो पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी होगी, किसकी, बेसिकली A की। तो ये आप कैसे निकालोगे। अभी देखो पहली बार जब A फेंका बॉल तो A की वेलोसिटी कितनी हो गई, -0.5 मीटर्स पर सेकंड हो गई। उसके बाद जब B वापस से फेंकेगा बॉल को टुवर्ड्स A तो ऑब्वियसली कितनी वेलोसिटी से फेंकेगा, 5 मीटर्स पर सेकंड से फेंकेगा। तो 5 मीटर्स पर सेकंड से फेंकेगा बॉल और वो बॉल को A कैच करेगा। तो यहाँ पे अगेन हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, वेल देखो A जो है A और बॉल को मैं सिस्टम मान रहा हूँ तो A का वेलोसिटी कितना है, 0.5 मीटर्स पर सेकंड है इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सो -0.5 प्लस बॉल का कितना होगा, वेल बॉल का भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 मीटर्स पर सेकंड विच इज कांस्टेंट, ये गिवन है 5 मीटर्स पर सेकंड फिक्स्ड है। दैट इज इक्वल्स टू अभी बॉल और जो A है वो दोनों कंबाइन हो जाएगा। तो कंबाइन होकर जो मास है कितना हो जाएगा, 40 + 4 दैट इज 44। तो 44 मल्टीप्लाइड बाई V, ये V हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ से देखो दिस इज व्हाट, दिस इज -20, दिस इज अगेन -20 इज इक्वल्स टू 44 V। तो यहाँ से देखो आप तो दैट इज -40/44 दैट इज इक्वल्स टू V टाइम्स 10 टाइम्स 11। सो V इज व्हाट, -10/11 मीटर्स पर सेकंड। दैट इज बेसिकली आंसर ऑफ पार्ट B। सो ये बात तो हमें समझ में आ गई। A और B हमने सॉल्व करके देखा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच किस डायरेक्शन में करना है।
उसके बाद देखो सवाल सी क्या है। सी पूछ रहा है फाइंड द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर द बॉल हैज़ मेड 5 राउंड ट्रिप्स एंड इज हेल्ड बाय ए। यहाँ पे बात अभी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। ए में क्या था कि एक बारी जस्ट फेंका है तो आपको ए की रिकॉइल निकालनी है। बी पार्ट में क्या था कि ए ने पहली बार कैच किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ए की स्पीड कितनी होगी, ये था बी पार्ट में। अभी सी पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया। सी पार्ट बोला गया कि ए और बी के बीच में भी टू एंड फ्रो हो रहा है। ए ने बी को फेंका, बी ने ए को फेंका, ए ने बी को फेंका, बी ने ए को फेंका, ऐसा 5 बार हो रहा है। राउंड ट्रिप्स 5 बार हो रहा है, मतलब ए टू बी देन बी टू ए, ये पहला ट्रिप हुआ। अगेन ए टू बी देन बी टू ए, ये दूसरा ट्रिप हुआ। फिर ए टू बी टू ए, वो तीसरा ट्रिप हुआ। ऐसे 5th राउंड ट्रिप में पूछ रहा है जब बॉल ए के पास आ जाएगा तो ए और बी की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। इसको देखो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पार्ट्स में लेके चलता हूँ। हमें 5 राउंड ट्रिप्स निकालनी है, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ 1 और ए की वेलोसिटी देन बी की वेलोसिटी। आप देखना इस टेबल को मैं फॉलो करूँगा। देन सेकेंड बारी में ए बी, देन थर्ड बारी में 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ऐसे हमें एक एक करके निकालना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करो। आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा। जैसे ही आप सॉल्व करोगे फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट को, तो आपको एक पैटर्न दिखती चली जाएगी। उसके बाद आप उस पैटर्न को फॉलो करते हुए 5th, 6th, 7th, 8th और 9th और 10th की वेलोसिटी को बता सकते हो। तो सबसे पहले आपको इनिशियली लेंदी मेथड से जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट केस में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है, ए है। ए ने बॉल को फेंका टुवर्ड्स बी, तो जैसे ही ए ने बॉल को फेंका टुवर्ड्स बी तो ए की वेलोसिटी कितनी हो गई थी, -0.5 हो गई थी। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं पार्ट ए में। उसके बाद बी ने कैच किया, तो बी ने जब बॉल को कैच किया तो इनिशियल मोमेंटम कितनी थी, मैं बॉल और बी को मान रहा हूँ सिस्टम। तो बॉल की जो मोमेंटम थी दैट इज़ 4 मास हो गई और जो वेलोसिटी था +5 से आ रहा है। राइट है तो मैं पॉजिटिव लिया और बी तो इनिशियली रेस्ट पे था तो +0 लिख दो। दैट विल बी इक्वल टू, अभी दोनों कंबाइन हो जाएगा, बी एंड बॉल विल कंबाइन। सो 40 + 4 दैट इज़ 44 kg मल्टीप्लाइड बाई वी, ऐसा होगा। तो यहाँ से आप देखो तो 20/44 होगा, दैट इज इक्वल्स टू वी। यहाँ से 4 × 5 इज़ 20, 4 × 11 इज़ 44, दैट इज़ 5/11। तो ये +5/11 हुआ हमारे पास, दैट इज़ फर्स्ट। ऐसा मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ। अभी सेकंड ट्रिप में क्या होगा, देखो पहला ट्रिप ए टू बी गया तो हमने निकाला ए और बी दोनों की स्पीड्स निकाल ली। अभी जब बी वापस ए को फेंकेगा तब क्या होगा, तो देखो तब हमें बी की वेलोसिटी निकालनी है। तो बी की वेलोसिटी अभी कितनी थी फेंकने से पहले तक, अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ, क्योंकि बी और बॉल को मैं ले रहा हूँ सिस्टम, तो मोमेंटम की बात करूँ तो 44 × 5/11 है हमारे पास, दैट इज इनिशियल मोमेंटम। और वो राइट डायरेक्शन में, देखो दिस इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में था हमारे पास। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, बॉल अभी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, बॉल को इसको इस डायरेक्शन में फेंकना है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अभी क्या होगा, 4 × -5 होगा, प्लस हमें निकालना है बी की वेलोसिटी क्या होगी। तो बी की वेलोसिटी निकालने के लिए 40 × v, यहाँ से हम ऐसे कर दिए। सो दिस इज व्हाट, 11 × 4 इज 44, सो 20, ये इधर आएगा +20/40, सो दैट इज़ 1 मीटर्स पर सेकेंड हो गया हमारे पास। सो दैट इज़ +1 मीटर्स पर सेकेंड। सेकेंड बारी जब बी फेंक रहा है टुवर्ड्स ए, उसके बाद जब ए इस बॉल को कैच करेगा तो इनिशियली ए की कितनी लीनियर मोमेंटम थी, वेल -0.5 थी। तो 40 × -0.5 और जो बॉल की वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वेल बॉल की वेलोसिटी 5 ही आ गई, यानी द नेगेटिव डायरेक्शन। तो 4 × -5, एक्चुअली ये भी मैं पार्ट बी में निकाल चुका हूँ, बट एक बार फिर से मैं निकाल के बता रहा हूँ। दैट इज इक्वल्स टू, अभी दोनों साथ में हो जाएगा, 40 + 4 दैट इज़ 44 मल्टीप्लाइड बाई वी हमें चाहिए। सो दिस इज व्हाट, 20 and 20, -20 दैट इज -40/44, दैट इज नथिंग बट -10/11, ये होगा हमारे पास। सो दिस इज -10/11, ये होगा, ये ऑलरेडी पार्ट बी का आंसर था। इसके बाद अभी थर्ड देखो, अब वापस ए क्या करेगा, बॉल बी की तरफ फेंकेगा। तो बी की तरफ फेंकेगा तो ए की लीनियर मोमेंटम क्या थी उस समय, वेल ए की लीनियर मोमेंटम जो थी वो 44 मल्टीप्लाइड बाय -10/11 थी हमारे पास, और प्लस बॉल तो अभी साथ में ही था। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अभी बॉल को ये फेंकेगा, बॉल को ये कितने वेलोसिटी से फेंकेगा, वेल 4 मल्टीप्लाइड बाय +5, क्योंकि राइट में फेंकेगा, प्लस हमें इसकी वापस से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ए। फेंकने के बाद कितनी हुई, तो 11 × 4 इज 44, दैट इज -40 और यहाँ से -20 आएगी अपॉन 40 होगा, दैट विल बी इक्वल टू वी। इसको आप निकालोगे दैट इज -60/40। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 × 2 इज 4 and 2 × 3 इज 6, दैट इज -3/2। ये आएगी हमारे पास। जब बॉल राइट जाएगा, कैसे जाएगा राइट, जब ए बॉल को राइट में फेंकेगा तो ए जो रिकॉइल करेगा, अभी सेकंड ट्रिप की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये फर्स्ट राउंड ट्रिप हो गई, दिस इज व्हाट फर्स्ट राउंड ट्रिप, ये फर्स्ट राउंड ट्रिप था। अभी सेकंड ट्रिप स्टार्ट हुई तो ए कितने से रिकॉइल किया, -3/2। तो ये बॉल वापस फिर बी के पास गई, और ये जब बी के पास जाएगी तो पहले बी की वेलोसिटी कितनी थी, वेल +1 थी। तो सबसे पहले 40 मल्टीप्लाइड बाई +1
एंड प्लस अभी जो बॉल आ रहा है वो भी राइट में ट्रैवल कर रहा है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा हमारे पास. दैट विल बी इक्वल टू, बॉल को वो कैच करेगा तो दोनों कंबाइन हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाइड बाई v. दिस इज वॉट 60/44 दिस थिंग. तो यहाँ पे 4 times 1 and 15 एंड दिस इज 11. दिस इज प्लस 15/11. ये हमारे पास होगा कंबाइंड, जब बॉल और ये b दोनों कंबाइन होगा तब. उसके बाद अब क्या होगा, वापस b इस बॉल को फेंकेगा टुवर्ड्स a. तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा दैट इज 44 मल्टीप्लाइड बाई 15/11 एंड दैट विल बी इक्वल टू वॉट, अभी जो बॉल होगा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 होगा, प्लस हमें 40 मल्टीप्लाइड बाई ये v कैलकुलेट करना है. सो दिस इज वॉट 60 and this is plus 20/40. So that is what 60 plus 20 is 80/40, that is 2. So ये हमारे पास हो जाएगा plus 2 meters per second. Similarly वापस A पे आएगा तो A का हमारे पास -3/2 meters per second velocity था, mass is 40, so that is 40 multiplied by -3/2 प्लस बॉल भी आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, that is 4 multiplied by -5 and that will be equal to, दोनों कंबाइन हो जाएगा, that is 44 multiplied by V. ये हमें फाइंड करना है. So this is what 20, 60 and 20. That is minus of 80/44, which is nothing but minus of 20/11. That is minus of 20/11. ये होगा combined. मतलब जब बॉल को A ने कैच कर लिया, अब वापस A टुवर्ड्स B फेंकेगा तो वो थर्ड ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा. ये बेसिकली हमने सेकेंड राउंड ट्रिप तक हमने कंबाइन कर दिया इसको, मतलब इन दोनों चीज़ों को. सेकेंड राउंड ट्रिप तक फिनिश हो गया हमारा. अभी थर्ड राउंड ट्रिप स्टार्ट होगा. थर्ड राउंड ट्रिप स्टार्ट होगा तो ए वापस बी की तरफ फेंकेगा, तो अभी जो मोमेंटम होगी लीनियर मोमेंटम दैट विल बी -20/11, क्योंकि अभी बॉल और ये ए साथ में, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बॉल टुवर्ड्स राइट जाएगा, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई +5 होगा, प्लस हमें 40 मल्टीप्लाइड बाई वी निकालनी है. सो दैट इज व्हाट टाइम्स 4, दैट इज 80, -80 और इधर जाएगा -20, दैट इज माइनस ऑफ 100/40 होगा हमारे पास. This is what minus of 5/2, that will be v. This is -5/2 होगा हमारे पास जब A उस बॉल को फेंक देगा टुवर्ड्स B और A खुद रिकॉइल करेगा. उसके बाद अब क्या करेगा, B उस बॉल को कैच करेगा, तो B बॉल को कैच करने से पहले उसकी जो मोमेंटम थी दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 और बॉल टुवर्ड्स राइट आ रहा है, सो प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वो कंबाइन हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई v. सो दिस इज व्हाट 80 + 20 दैट इज 100/44. ये हमारे पास कितना होगा, दैट इज 25/11. दिस विल बी व्हाट 25/11. ये हो गया हमारे पास. उसके बाद अगेन क्या होगा, ये B वापस A को फेंकेगा, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कितनी है, वेल 44 मल्टीप्लाइड बाई 25/11 है, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 नेगेटिव डायरेक्शन में फेंकेगा, प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई V. यहाँ से आप देखो तो दिस इज 400 + 120/40 होगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 3. सो दिस इज व्हाट +3 आ गया हमारे पास. एंड अगेन नाउ A वापस कैच कर लेगा इसको, तो इनिशियल कितनी थी 40 मल्टीप्लाइड बाई -5/2, ये प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट कंबाइन, दैट इज 44V. तो यहाँ से आप देखो दिस इज 20 टाइम्स 5 इज 100 एंड दिस इज 20, दैट इज 120, सो -120/44. तो यहाँ से देखो दिस इज 4 times 11 and this is 4 times 30. So this is what minus of 30/11. ऐसा हुआ हमारे पास. So this is थर्ड राउंड ट्रिप. ये थर्ड राउंड ट्रिप हमारे पास कंप्लीट हो गया. तो जब हमने ये थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे थर्ड राउंड ट्रिप, ए ने बॉल को बी की तरफ फेंका, बी ने बॉल को ए की तरफ फेंका, ऐसा हमने थर्ड राउंड ट्रिप जब कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे कुछ एक पैटर्न दिख रही है मुझे. ये देखो, जब आप फर्स्ट और थर्ड, मतलब पहला स्टार्टिंग की ट्रिप का पहला और सेकेंड ट्रिप का पहला देखो, दिस इज 0.5 मीन्स -1/2 एंड -3/2. मतलब -1/2 में हमने -1 को ऐसे किया, तो दिस इज -3/2, ऐसा कुछ पैटर्न मिला. फिर अगेन इसमें -1 करोगे देन -5/2, ऐसा हमें ट्रेंड मिला. फिर अगर आप इसमें -1 करोगे -7/2, ऐसा ट्रेंड मिलता जा रहा है हमें. दिस इज मतलब फोर्थ राउंड ट्रिप के स्टार्टिंग में ऐसा मिलेगा एज पर द ट्रेंड, जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे देखो दिस इज -10/11, सो ये -20/11 है, ये -30/11, मतलब -10 ऐड होता जा रहा है, -10/11 ऐड होता जा रहा है, लाइक दिस -10/11 -10/11, मतलब वो माइनस होता जा रहा है, दैट इज -20/11. तो ऐसा वो पैटर्न बन रहा है. सो दिस मस्ट बी -40/11 लाइक दिस. फिर अगेन यहाँ पे देखो दिस इज +1 +2 +3, लाइक ऐसा होता जा रहा है. और उसके बाद वाला ही देखो, फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट है दिस इज 5/11, 15/11, 25/11. सो अगेन इसमें 10 ऐड होता जा रहा है, तो दिस मस्ट बी +35/11 एंड दिस मस्ट बी +4. ऐसा ये ट्रेंड चल रहा है. तो फोर्थ राउंड आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, फोर्थ राउंड ट्रिप ऐसा होगा. सिमिलरली अगर मैं फिफ्थ राउंड ट्रिप की बात करूँ दैट इज 9th एंड 10th,
तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो दिस इज़ -7/2, तो अगेन आप उसमें -1 करोगे, दैट विल बी -9/2 होगा। वैसे ही 10th में अगर बात करोगे दिस इज़ -40/11, तो ये -50/11 होनी चाहिए हमारे पास एज पर द पैटर्न। सिमिलरली यहाँ पे देखो दिस इज़ +35/11, तो अगेन उसमें 10 ऐड कर दो, दैट इज़ +45/11 होगा। एंड दिस इज़ +4, तो ये +5 होगा लाइक दिस। तो ये हमारे पास 5th राउंड ट्रिप हो जाएगा एज पर दी पैटर्न। मतलब जैसा पैटर्न आ रहा है, तो हमने पहले देखो क्या किया, पैटर्न को वेरीफाई किया। कैसे वेरीफाई किया, हमने 3rd राउंड ट्रिप तक पूरी कोर कैलकुलेशन की और उस पैटर्न को हमने वेरीफाई किया। उसके बाद हमें एक डिपेंडेंसी मिली, मतलब सेटिस्फैक्शन मिला कि यस ये पैटर्न फॉलो कर रहा है जैसा हमने इनिशियली सोचा था। तो वो पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए हम आगे 4th और 5th या उसके आगे वाले राउंड ट्रिप में सेम पैटर्न को इजीली फॉलो करके बिल्कुल कॉन्फिडेंट मैनर में बता सकते हैं कि क्या वेलोसिटीज़ होगी ए और बी की। लेकिन उसके लिए आपको पहले 3rd राउंड ट्रिप तक कम से कम वेरीफाई करना पड़ेगा अपने पैटर्न को। ये नहीं कि आपने 1st और 2nd राउंड ट्रिप कर लिया उसके बाद बोला यार ये पैटर्न है तो जस्ट उसको हम फॉलो कर देते हैं, ऐसा मत करना। मतलब बहुत जल्दी कंक्लूजन पे मत पहुंचना, कम से कम 3 राउंड ट्रिप को आपको कैरी करते हुए चलना है, तभी कॉन्फिडेंट होना उसके बाद। इसलिए मैंने 3 राउंड ट्रिप तक कोर कैलकुलेशंस किया, उसके बाद 4th और 5th राउंड ट्रिप में वो सेम पैटर्न को अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद हमें ये सी पार्ट का आंसर मिल गया यहाँ से, दैट फाइंड द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर द बॉल हैज़ मेड 5 राउंड्स एंड इज हेल्ड बाय ए। ये जो आप 10th यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज 10th नंबर का जो ट्रिप है वो ऑब्वियसली ए की तरफ फेंका है और फिर बॉल ए ने हेल्ड किया है यहाँ पे। तो बिल्कुल उसी टाइम के बारे में पूछ रहा है कि वहाँ पे ए और बी का स्पीड क्या होगा। तो जो ए का स्पीड होगा वो -50/11 होगा, माइनस क्योंकि लेफ्ट की साइड है, और जो बी का स्पीड होगा वो +5 होगा क्योंकि राइट की साइड है। तो ये बेसिकली आंसर था सी पार्ट के क्वेश्चन का। उसके बाद डी पार्ट क्या पूछ रहा है, दैट हाउ मेनी टाइम्स कैन ए रोल द बॉल। ए कितने टाइम्स बॉल को रोल कर सकता है। तो ए बॉल को रोल उतने ही टाइम कर सकता है जब तक ए के पास बॉल आ रही हो। अगर ए के पास बॉल आई है तो ऑब्वियसली वो रोल कर सकता है, बट ऐसा कब तक होगा, कब तक ए के पास बॉल आएगी, तो उसका अंदाज़ा आपको ये वेलोसिटी से ही लगेगा। अभी देखो -50/11 है हमारे पास, -50/11 मतलब ये क्या है, दिस इज बेसिकली <5। ये <5 है और बॉल जो बी फेंक रहा है ए की तरफ वो 5 मीटर्स पर सेकेंड से फेंक रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अभी <5 है तो ऑब्वियसली ए के पास बॉल आएगी, बट ए की जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगी और बी ये बॉल को 5 मीटर्स पर सेकेंड से ही फेंकेगा, तो ए उसको कैच ही नहीं कर पाएगा। मतलब ए के पास कभी बॉल पहुंचेगी नहीं। तो जब ए के पास बॉल पहुंचेगी नहीं तो ए रोल नहीं कर सकता उसके बाद बॉल को। तो वही पार्ट डी कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स कैन ए रोल द बॉल। तो अभी देखो बॉल कितने टाइम्स रोल किया है जब तक यहाँ पे 10 नंबर्स में, मतलब यहाँ तक बॉल एक्चुअली कितने टाइम रोल किया ए ने। तो पहला किया था, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड दिस इज 5वां। अभी तक 5 टाइम ए ने बॉल को रोल कर चुका है। तो अभी 11th और 12th देखते हैं। 11 में कितनी हो जाएगी, वेल स्पीड जो होगी वो दैट विल बी इक्वल टू -11/2 एंड 12th में कितनी हो जाएगी, वेल 12th में हो जाएगी -60/11 और यहाँ पे ही ए को वापस बॉल रोल करने की बारी आएगी। तो -60/11 जो है दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन 5, यह भी ग्रेटर देन 5 हो गया। तो जब 6th टाइम ए के पास बॉल आएगा तो क्या वो रोल कर पाएगा। वेल देखो सबसे पहला ए ने बॉल को रोल कब किया था, फर्स्ट बारी में किया था, यहाँ से ए ने फेंका था और रिकॉइल किया था। फिर सेकंड बारी ए के पास बॉल आई, उसने बॉल को फेंका और वापस -3/2 रिकॉइल किया। फिर थर्ड बारी आई बॉल उसके पास तो उसने फेंका वापस -5/2 से रिकॉइल किया। फिर फोर्थ बारी आई बॉल -7/2 से रिकॉइल किया। फिर फिफ्थ बारी आई उसके पास बॉल तो वापस -9/2 से रिकॉइल किया। फिर 6th बारी उसने बॉल को फेंका, ये जो 11 नंबर है बेसिकली यहाँ पे 6th बारी ए ने बॉल को फेंका टुवर्ड्स बी, लेकिन जब बी से वापस ए की तरफ आएगी बॉल की वेलोसिटी -60/11 हो चुकी होगी जो कि 5 से ज़्यादा है। तो अभी 6th बारी के बाद बॉल आ ही नहीं पाएगी ए के पास, मतलब 6th बार तक ने तो ए ने बॉल को फेंका टुवर्ड्स बी, बट 6th बारी के बाद जब बॉल टुवर्ड्स ए आएगी तो उस तक पहुँच ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ टाइम्स है जितने ए रोल कर सकते हैं बॉल को टुवर्ड्स बी दैट इज 6। ये क्लियर हुआ आपको, एक बार फिर से देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहला ए ने फेंका बॉल को टुवर्ड्स बी तो वो रिकॉइल किया -0.5 से, वापस से ए के पास बॉल आई और उसने फेंका, फिर रिकॉइल किया -3/2 से, फिर -5/2 से, फिर -7/2 से। तो 1 2 3 4 टाइम्स ए के पास बॉल आई और उसने फेंका और रिकॉइल किया इतने से। फिर 5th टाइम बॉल आई और उसने रिकॉइल किया -9/2 से। फिर 6th टाइम बॉल आई उसने फेंका और रिकॉइल किया -11/2 से। बट 6th टाइम जैसे ही -11/2 से रिकॉइल किया उसने बॉल को फेंका, बी के पास बॉल पहुंची और बी ने जब वापस ए के पास बॉल फेंका तो उसने देखा कि ए की वेलोसिटी तो अब 5 मीटर्स पर सेकेंड से ज़्यादा है। तो ए की वेलोसिटी जब 5 मीटर्स पर सेकेंड से ज़्यादा है टुवर्ड्स लेफ्ट है और बॉल को भी हमने टुवर्ड्स लेफ्ट फेंका विथ 5 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी,
तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण ए की वेलोसिटी, बॉल कभी ए तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो बॉल ए तक जब कभी पहुंच ही नहीं पाएगी तो वापस से ए कभी बॉल को रोल ही नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई द आंसर इज 6, मतलब 6 टाइम ही ए बॉल को रोल करके बी तक फेंक सकता है, क्योंकि 6th बारी के बाद क्या होगा, ए की वेलोसिटी बॉल की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो बॉल कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सो दैट इज बेसिकली आंसर टू द क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद ई पार्ट कह रहा है वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी प्लस बॉल एट द एंड ऑफ द nth ट्रिप। ये भी बेसिकली सही सवाल है, बट ये आपको मुझे लगता है कि पहली बारी में पढ़ के ही पता लग गया होगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ए बी या इस बॉल पे, तो ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास है वो कभी चेंज होगा ही नहीं। तो जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास है वही फाइनल सेंटर ऑफ मास होगा, चाहे ए और बी की जो है पोजीशन आपस में कांस्टेंट नहीं है। मतलब इनिशियली मान लो कि बॉल ए के पास है यहाँ पे, ये मैं ओरिजिन मान रहा हूँ, दिस इज बेसिकली ओरिजिन इनिशियली, और बी यहाँ पे है, डिस्टेंस डी पे है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, ए की पोजीशन में भी चेंज आएगी और बी की पोजीशन में भी चेंज आएगी। जैसे ए बी को बॉल फेंकेगा, बी ए को बॉल फेंकेगा, तो क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज़ होगी तो एक दूसरे की पोजीशन भी बेसिकली चेंज होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट ऐसे चेंज होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पोजीशन कि इसकी सेंटर ऑफ मास जो ए प्लस बी प्लस बॉल की है वो फिक्स हो, वो ए की पोजीशन पे फिक्स हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को चेंज करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो चेंज होगी ही नहीं। तो जो भी वेलोसिटीज़ बेसिकली एक दूसरे की हो रही है ए की बी की, वो इस मैनर में हो रही है कि सेंटर ऑफ मास इंटैक्ट रहे अपने इनिशियल पोजीशन पे। तो इसीलिए हम अगर इनिशियल पोजीशन की सेंटर ऑफ मास निकाल लें ए प्लस बी प्लस बॉल की, तो वही फाइनल सेंटर ऑफ मास होगी एट द एंड ऑफ nth ट्रिप, या फिर कोई भी ट्रिप के एंड पे सेम होगा हमारे पास। तो ऐसे ओरिजिन को हमने कंसिडर किया 0,0 पे, और डिस्टेंस यहाँ से डी लिया x डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या आएगा, ए से, क्योंकि ए पे हमने ओरिजिन काउंट किया है। वेल सबसे पहले ए का मास 40 है मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि ओरिजिन पे ही है, बॉल का मास 4 है, 0 ओरिजिन पे ही है, बी का मास 40 है मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन टोटल मास कितना है, वेल 40 + 4 + 40 दैट इज 84 हो गया हमारे पास। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 40d अपॉन 84। सो दिस इज व्हाट 10, दिस इज 21। सो सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट इज 10/21d होगा। कहाँ से, वेल ए से एंड टुवर्ड्स बी की तरफ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मान लो, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस 10/21d, ऐसा कुछ होगा हमारे पास, दिस डिस्टेंस। सो दिस इज बेसिकली द आंसर, दैट इज 10/21d इज बेसिकली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी प्लस बॉल एट द एंड ऑफ द nth ट्रिप, या फर्स्ट ट्रिप, सेकंड ट्रिप, थर्ड ट्रिप, कोई भी ट्रिप पे, क्योंकि ये इंटैक्ट होगा जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ये काफ़ी लेंदी गया मुझे पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार से ही था। सी पार्ट एक्चुअली 5th राउंड ट्रिप्स को करने में आपको एक पैटर्न देखनी थी, उस पैटर्न को देखने के बाद ही आप क्वेश्चन को विजुअलाइज कर सकते थे अच्छे से, और 3rd राउंड ट्रिप तक हमें करना ही होता है। 2nd राउंड ट्रिप में आप जज मत कर लेना पैटर्न को बेसिकली, वरना गलती होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगी। तो एक बार 3rd राउंड ट्रिप तक कर लेना, उसके बाद ही पैटर्न को आगे फुलफिल करना 4th ट्रिप में या 6th ट्रिप में या 5th ट्रिप में, किसी भी ट्रिप में। तो ये मेरी एक पर्सनल सुझाव है आपको कि किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको पैटर्न जज करना हो, तो कम से कम 3 ट्रिप आप लेकर ही देखना, उसके बाद ही पैटर्न को जज करना। पहले जज करने में भी थोड़ा मुश्किल होगा, गलतियां भी हो सकती है, और आपको फंसाने के लिए वैसा किया भी जा सकता है। इसलिए 3rd राउंड ट्रिप तो आप कंसिडर करना ही करना, बिल्कुल कोर कैलकुलेशंस के साथ। तो अभी गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, दैट इज अ बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स एंड रीबाउंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर्स, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा इंसाइट है। देखो ऐसा कुछ कि सबसे पहले बॉल को यहाँ से फेंका जा रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़, अगर आप इसको लो, दिस इज़ गिवन टू बी 2 मीटर्स, और ये वापस रिबाउंड जो कर रहा है बॉल, वो कहाँ तक कर रहा है, वो 1.5 मीटर्स तक ये रिबाउंड कर रहा है। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए आपको सबसे पहले 2 बॉडीज़ होनी चाहिए। तो हम एक फर्स्ट बॉल को मानते हैं एंड सेकेंड इस वॉल को मानते हैं। ये सबसे पहले कंसिडर करना जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फर्स्ट सेकंड किसको ली जा रही है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अब देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u1 माइनस ऑफ u2 होता है हमारे पास। तो ये है बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अभी आप 1 पे, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखोगे तो दैट इज बेसिकली 0, u1 इज बेसिकली 0 इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हमें काउंट नहीं करना है इनिशियल वेलोसिटी। वेल हमें इस मोशन को यहाँ पे देखना है, टक्कर लगने के जस्ट पहले, मतलब वॉल पे जब टक्कर लग रही है उससे जस्ट पहले बॉल की क्या कंडीशन थी, और वॉल से टक्कर लगने के जस्ट बाद बॉल की क्या कंडीशन थी, ये बेसिकली हमें जज करना है यहाँ पे। एंड दिस इज 1 एंड दिस वॉल इज बेसिकली 2। तो जस्ट टक्कर लगने से पहले आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेल हमें u मालूम है 0 है, एक्सेलरेशन नीचे पॉजिटिव कंसिडर करो तो प्लस g, एंड डिस्टेंस जो है दैट इज 2 मीटर्स, ऐसा है। तो यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh दैट इज 2 ऐसे निकाल सकते हो। देन v इज व्हाट
2 अंडर रूट ऑफ जी आ गया हमारे पास दिस मीटर्स पर सेकेंड। ये जस्ट टक्कर लगने से पहले है, दैट इज़ u1 आप इसको बोल सकते हो। तो u1 हमारे पास कितना हुआ, वेल अप्रोच है, दैट इज़ 2 अंडर रूट जी। तो ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, 1 2 को अप्रोच कर रहा है, एंड वेलोसिटी ऑफ 2 जो है दैट इज़ बेसिकली 0 है हमारे पास, u2 0 है। तो ये हमें मिल गया, डिनोमिनेटर हमें मिल गया। अभी न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर में जो v2 है हमारे पास दैट इज़ अगेन बेसिकली 0, v2 हमारे पास 0 है, और v1 की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की साइड है। यहाँ पे देखो जो u1 की वेलोसिटी थी वो नीचे साइड है, तो इसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे जो ऊपर की डायरेक्शन में है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे यहाँ पे v1 की वेलोसिटी अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वेल देखो जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें मालूम है 0 है, एंड जो एक्सेलरेशन है वो भी कितना है, दैट इज़ माइनस ऑफ जी, एंड क्योंकि प्लस ऑफ जी मैं उस डायरेक्शन को प्लस लिया था, एंड जो हाइट है दैट इज़ 1.5 मीटर्स ये हमारे पास। तो यहाँ से आप देखोगे तो दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2g, h कितना है 1.5 है, सो दिस माइनस माइनस कैंसल्ड आउट। तो यहाँ से u कितना आएगा, वेल रूट अंडर 3g आएगा हमारे पास, दैट इज़ बेसिकली u। ये u क्या है, बेसिकली दिस v1 है, ये जो v1 आया था हमारे पास दैट इज़ बेसिकली u, और ये क्या होगा माइनस ऑफ रूट अंडर 3g होगा हमारे पास, क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन जो है दैट इज़ उसको हमने नेगेटिव कंसिडर किया है। तो वहाँ से अगर आप इसमें पुट करोगे तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट, देखो रूट अंडर 3g होगा हमारे पास अपॉन 2 रूट अंडर जी होगा, तो रूट अंडर जी कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी रूट अंडर 3 अपॉन 2, दैट इज़ बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड दैट इज़ बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, जस्ट आप ऐसे सोचना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, जो सेपरेट कर रहा है एक दूसरे को, या फिर मैग्नीट्यूड आप सिर्फ ले लो ऐसे करके, ये भी आंसर करेक्ट होगा, बिकॉज ई की वैल्यू जो हमें पता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू लेस देन इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे कोई एरर होगा नहीं आपके पास। तो डायरेक्शन की आप ऐसे चिंता करना कि कोई भी वैल्यूज़ में गलत ना हो, अगर वैल्यूज़ में गलत होगा तो फिर अल्टीमेटली ई की वैल्यू गलत होगी। तो आप डायरेक्शन की चिंता तो करना, बट फाइनली जो है माइनस में जो हम यहाँ पे नेगेटिव में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें चिंता मत करना, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपको लेना है। तो अल्टीमेटली रूट अंडर 3 अपॉन 2 आंसर हो जाएगा उसका। तो इनिशियली आप ऐसे ही कंसिडर करके चलना कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेना, और उसी हिसाब से स्मॉल जी और बाकी सारी चीज़ों को आप वैसे ही कंसिडर करते हुए चलना, तो अल्टीमेटली आपके आंसर जो है वो कंप्लीटली करेक्ट ही आएगी। तो अभी गाइस चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज थर्ड नंबर क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये कुछ ऐसा है दैट इन अ गामा डीके प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल एम डिक्रीजेज। हमारे पास कोई एक ऐसा न्यूक्लियस है कैपिटल एम मास का, और इससे कुछ गामा डिके हो रही है, ऐसे कुछ ये मान लो गामा हमारे पास है जो कि डिके हो रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, क्योंकि ये गामा डिके हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है अ गामा फोटोन ऑफ एनर्जी ई, ये जो गामा फोटोन है हमारे पास ये बेसिकली फोटोन है, इसकी एनर्जी ई है, एंड मोमेंटम जो है दैट इज ई अपॉन सी है, इज एमिटेड एंड द न्यूक्लियस रिकॉइल्स। ये एमिट हो रही है ऐसे, जिसके कारण न्यूक्लियस रिकॉइल हो रहा है पीछे। तो कह रहा है फाइंड द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले तो न्यूक्लियस जो रिकॉइल हो रहा है वो कितने मोमेंटम से रिकॉइल होगा, तो उसका ही आंसर एक्चुअली गिवन है। जिस लीनियर मोमेंटम से गामा फोटोन एमिट हो रही है बेसिकली उतनी लीनियर मोमेंटम से न्यूक्लियस जो है वो रिकॉइल होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए अगर इतने मोमेंटम से गामा रे एमिट हो रहा है तो सेम मोमेंटम से जो न्यूक्लियस है वो रिकॉइल हो रहा है। तो दैट इज बेसिकली द रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस। ये जो मोमेंटम है इसी मोमेंटम से न्यूक्लियस रिकॉइल कर रहा है। हमें पूछ रहा है फाइंड द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में एक तो डिक्रीज यहाँ से ये होगी, जो गामा फोटोन है उसकी एनर्जी ई है तो उतनी डिक्रीज हो रही है एनर्जी में, और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? वो बेसिकली न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी से मिल रही है। तो न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है किस वजह से? इस वजह से कि गामा फोटोन एमिट हो रहा है। तो एक तो ये डिक्रीमेंट हुई इंटरनल एनर्जी में ई, प्लस दूसरी डिक्रीमेंट कहाँ से होगी? दूसरी डिक्रीमेंट यहाँ से होगी कि जो न्यूक्लियस है वो खुद रिकॉइल भी कर रहा है। तो रिकॉइल के लिए जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए रिकॉइल के लिए, वो कहाँ से आ रही है? वेल वो भी इंटरनल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से आ रही है। तो वहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी पहले कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें पता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। बट ये वेलोसिटी कहाँ से आएगी? वेलोसिटी के लिए आपको पहले से पता है रिकॉइल कितने से कर रहा है। तो रिकॉइल मोमेंटम पता है ई अपॉन सी, एंड मोमेंटम इज वॉट? एम इंटू वी। हमें मास पता है दैट इज कैपिटल एम, तो उससे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा मोमेंटम को दैट इज बेसिकली वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी निकल गई। तो जस्ट आपको हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू दिस वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, सी मल्टीप्लाइड बाई एम दिस स्क्वायर। यहाँ से निकालोगे दैट इज हाफ एम ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया हमारे पास। सो दैट इज वॉट? दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर एम। दिस इज बेसिकली वॉट? दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एमिशन वाली एनर्जी है, जो गामा फोटोन एमिट हो रही है, प्लस ये जो काइनेटिक एनर्जी है दिस ई स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर एम, इन दोनों को आप समेशन करोगे तो उतना ही बेसिकली डिक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी की इस न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी में।
क्योंकि दो ही टाइप की एनर्जी जो है एमिट कर रहा है, एक तो फोटोन एमिट कर रहा है और दूसरा खुद रिकॉइल हो रहा है। तो वो दोनों एनर्जी जो वेस्ट हो रहा है दैट इज बेसिकली गिवन बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये जो न्यूक्लियस है उसकी इंटरनल एनर्जी से ही वो दोनों एनर्जी निकल रही है। सो दैट इज बेसिकली द डिक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी E प्लस ऑफ E²/2c²m। तो गाइज ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे इस वीडियो में जिनको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। बट फिर भी आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 3 में तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है गाइज। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।